हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज ही हम इस वीडियो में गोरखा शासन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गोरखा शासन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस में भी हमने गोरखा शासन के बारे में डिस्कस किया है, वो यूके वन लाइनर अप्रोच बुक से था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो PS नेगी की बुक से है। हमें सभी बुकों का कंटेंट एक साथ लेके चलना है, तभी हमारा जो भी है टॉपिक छूटेगा नहीं। और इसका आप लोग प्लीज़ अच्छे से नोट बना लीजिएगा और उसका रिवीजन कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखिए, नेपाल साम्राज्य की स्थापना। नेपाल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी और कब हुई थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 18वीं सदी में नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में विभक्त था, जिन्हें चौबीसी कहा जाता था। तो देखिए, 18वीं सदी में जो नेपाल था वो छोटे छोटे वहाँ पे 24 रियासतें थी, जिनको चौबीसी के नाम से जाना जाता था। नेपाल में नेवार जाति का निवास था, जिनके नाम पर नेपाल का नामकरण माना जाता है। जो नेवार जाति थी वो नेपाल में निवास करती थी, और नेवार जाति मुख्यतः लोहार जो जाति है उससे संबंधित थी, और ये खुकरी वगैरह बनाने का काम करते थे। इसी नेवार जाति के निवास होने के कारण वहाँ का नाम नेपाल पड़ा। 24 रियासतों में से एक रियासत पर नरभूपाल शाह राज करता था। उसके बाद नेपाल एकीकरण का कार्य पृथ्वीनारायण शाह ने 1742 से 1775 ईस्वी में किया। देखिए, 24 रियासतें थी जो, उसमें से एक रियासत पर नरभूपाल शाह नामक राजा राज करता था, और उसके बाद इस 24 रियासतों का एकीकरण का कार्य पृथ्वीनारायण शाह ने 1742 से 1775 ईस्वी में किया। पृथ्वीनारायण के पुत्र प्रताप शाह ने 1775 से 78 ईस्वी तक राज किया, और उसके बाद पृथ्वीनारायण शाह के पुत्र प्रताप शाह ने 1775 से 78 ईस्वी तक राज किया था। 1778 ईस्वी में प्रताप शाह का अल्पवयस्क पुत्र रणबहादुर शाह शासक बना, जिसकी संरक्षिका रानी इंद्रलक्ष्मी थी। और उसके बाद 1778 ईस्वी में प्रताप शाह का अल्पवयस्क पुत्र होता है जो रणबहादुर शाह, वो शासक बनते हैं, और उनकी संरक्षिका बनती है रानी इंद्रलक्ष्मी। उसके बाद रणबहादुर शाह 1778 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक नेपाल का राजा बनते हैं। 1790 ईस्वी में रणबहादुर शाह केवल 15 वर्ष का था, तो उनका संरक्षक उनके चाचा चौतरिया बहादुर शाह को बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, जब 1790 में नेपाल गोरखाओं का कुमाऊं पर आक्रमण होता है, तो उस टाइम पे 1790 में नेपाल का राजा रणबहादुर शाह होता है, और वो अल्पवयस्क होते हैं। इस वजह से जो उनके चाचा होते हैं चौतरिया बहादुर, उनको उनका संरक्षक बनाया जाता है। अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय नेपाल नरेश रणबहादुर शाह थे। जब अल्मोड़ा पर गोरखाओं का अधिकार हुआ उस टाइम पे नेपाल के नरेश रणबहादुर शाह थे। 1804 ईस्वी के बाद नेपाल के राजा विक्रम शाह था, जिसके बाद रणबहादुर शाह ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख लिया था। और 1804 के बाद क्या होता है, जो नेपाल के राजा बनते हैं राजा विक्रम शाह, और जो रणबहादुर शाह होते हैं वो साधु बन जाते हैं और अपना नाम परिवर्तन करके निर्गुणानंद अपना नाम रख लेते हैं। ये था नेपाल साम्राज्य से संबंधित। नेक्स्ट हम देखेंगे कुमाऊं में गोरखा शासन का समय। जनवरी 1790 ईस्वी में गोरखाओं में अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया व सूरवीर थापा के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया था। देखिए, जब जनवरी 1790 में गोरखाओं का कुमाऊं पर आक्रमण होता है, तो अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया और सूरवीर थापा के नेतृत्व पर वो कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद कुमाऊं पर गोरखों ने दोनों ओर से आक्रमण किया, जिसमें एक काली नदी पार कर सौर क्षेत्र से व दूसरी सेना ने विसुंग होते हुए अल्मोड़ा पर आक्रमण किया था। देखिए, जो गोरखा है उन्होंने दोनों ओर से कुमाऊं पर आक्रमण किया था। एक तो उन्होंने काली नदी को पार करके सौर क्षेत्र से आक्रमण किया था, वो दूसरा विसुंग होते हुए अल्मोड़ा पर उन्होंने आक्रमण किया था। 1790 ईस्वी को हवाला बाग में महेंद्र चंद व गोरखों के बीच हुए साधारण युद्ध में महेंद्र चंद पराजित हो जाते हैं। उसके बाद जब 1790 में चंद्रवंश के जो अंतिम शासक रहे महेंद्र चंद्र, उनका और गोरखाओं का हवाला बाग में क्या होता है, अंतिम निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें जो महेंद्र चंद है चंद्रवंश के अंतिम शासक, वो पराजित हो जाते हैं। गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता हर्षदेव जोशी ने दिया था। देखिए, जो गोरखाओं को न्योता मिलता है कुमाऊं पर आक्रमण का, वो हर्षदेव जोशी द्वारा दिया जाता है। जो हर्षदेव जोशी हैं ये पहले चंद्रवंश में थे, चंद्रवंश के समय पे थे। चंद्रवंश का शासन था जब कुमाऊं में, उस टाइम पे ये चंद्रवंश के शासनकाल में थे। लेकिन यही क्या करते हैं, गोरखाओं को निमंत्रण देते हैं कि आइए अब आप क्या करिए, कुमाऊं पर अपना आक्रमण करके अपना अधिकार स्थापित कर लीजिए।
कुमाऊं पर गोरखाओं ने 1790 से 1815 ईस्वी तक कुल 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। जो गोरखा हैं इन्होंने कुमाऊं पर 1790 से 1815 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था, और कुल 25 वर्षों तक इन्होंने कुमाऊं पर शासन किया था। कुमाऊं जीतने के बाद गोरखाओं ने गढ़वाल पर 1791 ईस्वी में आक्रमण किया, लेकिन जीतने में असफल रहे। जैसे ही कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार स्थापित हो जाता है, फिर उसके बाद वो गढ़वाल पर भी आक्रमण करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो पराजित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा गोरखाओं में कुमाऊं में गोरखा सूबेदार। जो कुमाऊं में गोरखा सूबेदार बनते हैं या सुब्बा बनते हैं। कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम सूबेदार या सुब्बा जोगा मल्ल शाह 1791 से 92 ईस्वी तक नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, जो प्रथम सुब्बा या सूबेदार बनते हैं गोरखाओं के कुमाऊं में, वो हैं जोगा मल्ल शाह, जो 1791 से 92 ईस्वी तक नियुक्त किए जाते हैं। कुमाऊं का दूसरा सुब्बा काजी नरशाही को बनाया गया, जिसके समय में मंगलवार रात्रि कांड हुआ था। उसके लिए आज भी यहाँ प्रचलित कहावत मंगल की रात और नरशाही का पाला है। देखिए, जो कुमाऊं में दूसरे नंबर के सुब्बा बनते हैं वो हैं काजी नरशाही, और इनके टाइम पे क्या हुआ था, मंगलवार रात्रि कांड हुआ था, और इसके लिए आज भी कहावत प्रचलित है कि मंगल की रात और नरशाही का पाला। कुमाऊं में तीसरा सूबेदार अजब सिंह ख्वास को बनाया जाता है, जिसके समय अल्मोड़ा में 1500 ग्राम प्रधानों को सामूहिक नरसंहार हुआ था। और जो तृतीय सुब्बा या सूबेदार बनते हैं कुमाऊं में गोरखाओं के, वो हैं अजब सिंह ख्वास, और इनके समय में क्या हुआ था, अल्मोड़ा में 1500 ग्राम प्रधानों को सामूहिक नरसंहार हुआ था। चौथा सुब्बा अमर सिंह थापा को बनाया जाता है। देखिए, जो अमर सिंह थापा है चौथे नंबर के सुब्बा बनते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा अगर आप इसको क्लियर ना करें तो कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जब जनवरी 1790 में प्रथम बार गोरखाओं का कुमाऊं पर आक्रमण होता है, तो उस टाइम पे जो अमर सिंह थापा हैं ये नेतृत्व कर रहे होते हैं, और ये लेकिन ये सुब्बा कब बनते हैं, चौथे नंबर के ये सुब्बा कुमाऊं में बनते हैं। और पांचवा सुब्बा प्रबल राणा को बनाया जाता है, और जो पांचवें नंबर के सुब्बा बनते हैं वो प्रबल राणा बनते हैं। छवां सुब्बा बमशाह को बनाया जाता है, 1797 से 99 ईस्वी तक इनको बनाया जाता है, जिसने क्या किया था, ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर लगाया था। ये बमशाही थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर लगाया था। सातवां सुब्बा एक बार फिर से अजब सिंह ख्वास को बनाया गया, जिनका कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसीलिए बोझ आप सिर पर उठाइए, ये बमशाह का कथन था। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखिए, आठवां सुब्बा धौकल सिंह बशनियाल को बनाया जाता है, और 1802 ईस्वी में धौकल सिंह की जगह सेनापति रुद्रवीर शाह को सुब्बा बनाया गया था, जिसने टनकर नामक नया कर लगाया था। देखिए, जो टनकर नामक नया कर लगाया था ये रुद्रवीर शाह ने लगाया था। 1803 ईस्वी में कुमाऊं का सुब्बा काजी गजशेखर पांडे को बनाया गया, और 1806 ईस्वी में सूबेदार ऋतुराज थापा को किसी कारण से दोषी ठहराने के बाद डोटी में फांसी दी गई, जिसके बाद चौतरिया बड़ा बमशाह को सूबेदार बनाया गया, जो 1815 ईस्वी तक सुब्बा रहा। उसके बाद 1815 ईस्वी में कुमाऊं का सूबेदार फ्रेजर साहब बहादुर को बनाया गया। अब थोड़ा सा हम जोगामल शाह का भूमि बंदोबस्त हुआ उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जोगामल शाह ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया, और प्रत्येक बालिग व्यक्ति से 1 रुपये मांगा राजकर, जिसको पोल टैक्स लिया गया था। देखिए, जो जोगामल्ल शाह है इन्होंने क्या किया था, कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था, और प्रत्येक बालिग व्यक्ति से 1 रुपये मांगा था। ये राजकर के रूप में इन्होंने लिया था। जोगामल शाह ने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स निर्धारित किया, जिसे बीसी नाम से जाना जाता था। और क्या किया था जोगामल शाह ने, 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स निर्धारित किया था, जिसे बीसी के नाम से जाना जाता था। जोगामल्ल ने दफ्तर के खर्चे के लिए प्रत्येक गांव पर स्वांग दस्तू नामक राजकर एवं घुरड़ी पिछड़ी नाम से 2 रुपये सालाना फीस पर मवासी ठहराए गए। देखिए, जो जोगामल्ल शाह है इन्होंने क्या किया था, दफ्तर के खर्चे के लिए स्वांग दस्तू नामक कर लगाया था, और घुरही पिछही कर किसके लिए लगाया था, मवासी ठहराने के लिए इन्होंने, मवासी मीन्स जानवर, उनको ठहराने के लिए इन्होंने घुरही पिछही कर 2 रुपये सालाना इसमें लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, गढ़वाल में गोरखा शासन। गोरखाओं ने 1791 में लंगूरगढ़ के किले पर घेरा डाला था। 1792 ईस्वी में लंगूरगढ़ की संधि के तहत प्रद्युमन शाह ने कुछ राशि नेपाली दरबार में देना स्वीकार किया था। देखिए, 1791 में ये क्या करते हैं, लंगूरगढ़ के किले को घेर लेते हैं। उसके बाद 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है, जिसमें जो वहाँ के राजा होते हैं प्रद्युमन शाह, वो क्या करते हैं, नेपाल जो शासक होता है, जो सरकार शासन होता है, उनको कुछ
धनराशि दरबार में देना स्वीकार करते हैं। उत्तराखंड में गोरखा शासन को गोरख्याली कहा जाता है। जो उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन हुआ उसको गोरख्याली के नाम से जाना जाता है। और जो गोरखा शासन रहा ये काफ़ी क्रूर माना जाता है। 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा व हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया। देखिए 1803 में क्या होता है, वहाँ पे एक अकाल पड़ता है, इस वजह से आपदा आती है और इसका फायदा उठाते हुए अमर सिंह थापा व हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में वो क्या करते हैं, गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। लंढौर रियासत के गुर्जर शासक राय दयाल की सहायता से प्रद्युमन शाह ने 12,000 सैनिकों की सेना के साथ 14 मई 1804 ईस्वी में खुड़बड़ा युद्ध में भाग लिया, जिसमें वह शहीद हो गए। उसके बाद क्या होता है, 14 मई 1804 को खुड़बड़ा का युद्ध होता है गोरखा शासन और प्रद्युमन शाह के बीच। और इसमें क्या हो जाता है, प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। 1804 ईस्वी में अमर सिंह थापा व उसके पुत्र रणजोर थापा ने गढ़वाल कुमाऊं का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। और फिर 1804 ईस्वी में अमर सिंह थापा व उनके पुत्र जो थे रणजोर थापा, इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह का शासन किया अपने हाथ में ले लिया था। गढ़वाल पर गोरखाओं ने 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक 10.5 यानी कि 10.5 साल तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। जबकि कुमाऊं पर इन्होंने कुल 25 वर्ष शासन किया था। हस्तिदल शाह ने गढ़वाल में गोरखा प्रशासन के रूप में कार्य किया। और जो हस्तिदल शाह है इन्होंने गढ़वाल में गोरखा प्रशासन के तौर पर कार्य किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा गोरखा शासन की प्रशासन व्यवस्था। गोरखा प्रशासन फौजी शासन था जो सूबेदार के अधीन होता था। जो गोरखा शासन था ये एक फौजी प्रशासन था जो सूबेदार के अधीन होता था। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार खुकरी था और जिसका प्रमुख केंद्र गढ़ी नाम का नगर था। खुकरिया बनाकर गोरखा सैनिकों को नेवार जाति के लोग लोहार देते थे। गोरखों ने गढ़वाल व कुमाऊं के घरों में छतों पर महिलाओं को चढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी। देखिए गोरखा शासन में ऐसा भी था कि गढ़वाल और कुमाऊं में जब उनका शासन रहा तो इन्होंने महिलाओं को छतों में जाने पर पाबंदी लगा दी थी। गोरखा शासन में न्याय एवं युद्धमय का कार्य देखने वाला अधिकारी विचारी होता था। जो विचारी होता था ये न्याय एवं मुकदमे का कार्य देखता था। गोरखा शासन में न्याय सुनवाई से पहले वाद प्रतिवाद से महाभारत या हरिवंश की कसम कराई जाती थी। सच और झूठ का पता लगाने के लिए दिव्य नामक अग्नि परीक्षा कराई जाती थी। दिव्य निम्नलिखित 3 प्रकार की होती थी। देखिए जब सच और झूठ का पता लगाना होता था तो ये दिव्य नामक अग्नि परीक्षा करवाते थे। और जो ये अग्नि परीक्षा होती थी ये 3 प्रकार की होती थी। इसमें से पहला होता था गौलादीप प्रथा। इसमें क्या होता था, लोहा का गर्म डंडा हाथ में रखकर कुछ दूरी पर चलना पड़ता था। जो नियत दूरी तय नहीं कर पाता उसे दोषी समझा जाता था। ये गोलादीप में होता था। उसके बाद नेक्स्ट था कढ़ाई दीप प्रथा में खौलती कढ़ाई में उबले तेल में दोषी का हाथ डाला जाता था तो हाथ जलने की स्थिति में उसे दोषी ठहराया जाता था। और थर्ड है तराजू दीप प्रथा। इसमें अपराधी को पत्थरों से तोला जाता था जिन्हें शाम के समय अलग स्थान में रखा जाता था और दूसरे दिन उसी व्यक्ति को पुनः तोलने पर यदि वजन अधिक हो तो दोषी, हल्का हो तो निर्दोष बताया जाता था। ये इनकी दिव्य प्रथा थी, जो इनकी दंड प्रथा थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए गोरखा शासन के समय कर। गोरखाओं ने चंद राजाओं द्वारा लगाए गए 36 रकम व 32 कलम वाले कुछ पुराने करों को बहाल रखा एवं कुछ को तात्कालिक कारणों को ध्यान में रखकर नए कर लगाए गए। गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर लगाया। यह कर 260 नाली या 13 जूलिया तक जमीन हथियाए हुए ब्राह्मणों पर 5 रुपया प्रति मवासा लगाया गया था। पुगाड़ी कर भूमि कर से लगभग 1.5 लाख सालाना आय होती थी। इस कर के माध्यम से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। टीका भेंट कर शादी व विवाह के समय लिया जाता था। मांगा कर प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था और मांगा कर को तात्कालिक कर के रूप में युद्ध के समय भी वसूला जाता था। टान या तीन कर ये हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। टाट कर तिमारी कर सैनिकों को देय वेतन होता था जिसके तहत फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना देने पड़ते थे। इस्लामी कर एक प्रकार का नजराना होता था। मिझारी कर शिल्पकर्मियों व जागरियों ब्राह्मणों से लिया जाता था। मौकर प्रति परिवार पर लगने वाला 2 रुपया कर जिसे चंद राजाओं ने भी लगाया था। इस कर को घर ही पिछी भी कहा जाता था। जो मौकर है उसको घर ही पिछी भी कहा जाता था।
सायर सीमा पर चुंगी कर, मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। घी कर दुधारू पशुओं पर लगता था। रहता कर गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगता था। बहता कर छिपाई संपत्ति में लगने वाला कर था। गोबर कर व पुछिया नामक कर गोरखाकालीन थे। शौन्या या फागुन जो गोरखों के उत्सवों का खर्च होता था। दौन्या कर मेवाती और हेडी भाबर में पहाड़ी पशु चारकों द्वारा वसूला जाता था। राज कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने के लिए जान्या शून्य कर देना पड़ता था। पगड़ी या पगड़ी कर जमीन या जायदाद हस्तांतरण के लिए एक मुश्त देना पड़ता था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अधनी दफ्तरी, यह कर राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। गांव के प्रधान थोकदारों के अधीन होते थे, जिन्हें राजकर के अलावा इनको दस्तूर देना पड़ता था। गोरखा शासन में काश्तकारों से कर ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था। गोरखा शासन से सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को मनोचौल कहा जाता था। कल्याण धन केरू, बख्शीश, ऊपरी रकम आदि गोरखाकालीन कर थे। 1812 ईस्वी में नेपाल ने भू व्यवस्था सुधार के लिए काजी बहादुर भंडारी को भेजा, जिसने भू प्रबंधन करवाया था। गोरखों ने कर वसूलने के लिए नियम बनाए, जिन्हें बलि कहते थे। गोरखों ने जो कर वसूलने के लिए नियम बनाए थे उसे बलि कहा जाता था। रण बहादुर चंद्रिका की रचना कवि मौलाराम ने की, जिसके लिए नेपाल सरकार ने उन्हें जागीर दी थी। देखिए, जो रण बहादुर चंद्रिका है इसकी रचना कवि मौलाराम ने की, इसके लिए नेपाल सरकार ने उन्हें जागीर दी थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गोरखा शासन में समाज एवं स्थापत्य। गोरखा लोग गाय व ब्राह्मणों को बहुत मानते थे, लेकिन कुछ ही ब्राह्मणों को मानते थे, जिनमें प्रमुख पांडे व उपाध्याय थे। गोरखों को स्वर्या मांस व मदिरा प्रिय था। राई, गरुड़, लिंबू, थापा, गुरंग जाति गोरखा समाज के अंग थे। गरुड़ जाति के गोरखे मोष्टा को अपना इष्ट देवता मानते थे। गोरखों की राजभाषा गोरखाली है और समूचा साहित्य नेवारी भाषा में मिलता है एवं खसकुरी भाषा बोली जाती है। देखिए, गोरख्याली, नेवारी और खसकुरी गोरखा शासन की भाषा थी। गोरखों का प्रिय त्योहार दसाई या दसरा है। यह शक्ति देवी का त्योहार है। इस दिन वह अपने हथियारों की पूजा करते थे। गोरखों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ व जागेसर आदि जगहों के तीर्थ यात्रियों के लिए सदावर्त लगाए थे और देहरादून में गुरु रामराय के महंत हरि सेवक को सदावर्त के लिए चुना गया था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1796 ईस्वी में सूबेदार महावीर थापा ने करवाया था। 1797 ईस्वी में रण बहादुर शाह की पत्नी कांति देवी ने स्तौली परगने के कुछ गांवों को केदारनाथ मंदिर में सदावर्त चलाने के लिए दान दिया था। रण बहादुर शाह ने कोटली परगने के ग्रामों को बद्रीनाथ यात्रियों की सदावर्त चलाने के लिए दान दिया था। रैपर ने 1808 से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किया था। अब यहाँ पे देखिए, कुछ गोरखाकालीन शब्दावली है, जिसमें कठुआ ब्राह्मणदास के लिए प्रयोग किया जाता था। जो विचारी होता था, न्यायाधीश के लिए प्रयोग किया जाता था। जागरिया या जागचा कार्यरत सैनिकों के लिए प्रयोग किया जाता था। दसाई दशहरे को बोलते थे। ढाकरिया 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त सैनिकों को ढाकरिया बोला जाता था। ठाकुरिया पेंशन प्राप्त प्रधान अधिकारियों को बोला जाता था। कामी शिल्पकर्मियों को बोला जाता था और नौ नाई को बोला जाता था। सुनार ये सुनवार को बोलते थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध एवं तत्कालीन गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आंग्ल व नेपाल युद्ध का कारण, गोरखपुर के बुटवल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखों से 200 ग्राम छीने थे। देखिए, आंग्ल व नेपाल युद्ध का कारण क्या था कि गोरखपुर के बुटवल प्रांत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इन्होंने गोरखों से 200 ग्राम छीने थे। गोरखा प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया और अंग्रेजों से गोरखपुर में 200 ग्राम छीने थे। नेपाल के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए अंग्रेजों ने मेजर ब्रैडशॉ को चुना था। देखिए, नेपाल के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए जो अंग्रेज थे, उन्होंने मेजर ब्रैडशॉ को चुना था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का दूसरा नाम लॉर्ड मॉयरो था, जिसने 1 नवंबर 1814 ईस्वी में गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा
की थी। अंग्रेजों ने गोरखों पर आक्रमण के लिए सेना को 4 भागों में बांटा था। जो अंग्रेज थे इन्होंने गोरखों से युद्ध के लिए सेना को 4 भागों में बांटा था, जिसमें मेजर जनरल मार्ले के नेतृत्व में बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर हमले का आदेश दिया था। देखिए जो 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया था युद्ध के लिए, इनके जो नेतृत्व करता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में बन चुके हैं और आगे भी बनने की संभावना है। सो प्लीज़ इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेजर जनरल जी.एस. वुड के नेतृत्व में गोरखपुर में हमले के लिए आदेश दिया था। मेजर जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में देहरादून खलंगा किले पर हमले के लिए 3500 सैनिक तैनात किए और मेजर जनरल ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में सतलुज एवं यमुना नदी के मध्यवर्ती और गोरखा शासन की पश्चिमी सीमा के लिए इन्होंने क्या किया था, मेजर जनरल ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में सेना तैयार की थी। उसके बाद देखिएगा 24 अक्टूबर 1814 ईस्वी में ब्रिटिश सेना तिमली एवं मोहनखंड दर्रा से दून घाटी में पहुंची थी। उसके बाद क्या होता है, 24 अक्टूबर 1814 ईस्वी में जो ब्रिटिश सेना है वो तिमली एवं मोहनखंड दर्रा से दून घाटी में पहुंचती है। देहरादून के कलुंगा किले व नालापानी किले पर सबसे पहले हमला हुआ था और उसके बाद जो ब्रिटिश सेना है वो देहरादून के कलुंगा किले व नालापानी किले पर प्रथम हमला करती है, जहां गोरखा सैनिकों का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा कर रहे थे और वहां जो गोरखा सैनिक थे उनका नेतृत्व कर रहे थे बलभद्र सिंह थापा। उसके बाद 31 अक्टूबर 1814 ईस्वी में जिलेस्पी नालापानी दुर्ग में मारा गया और 30 नवंबर 1814 को कलनुगा दुर्ग पर बमबारी की जाती है। कंगुला युद्ध में जनरल जिलेस्पी के साथ साथ गोरखाओं के 420 जवान मारे गए। गोरखा सैनिकों के प्रमुख अमर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, बमसा और चामू भंडारी प्रमुख थे। ब्रिटिश सेनापतियों ने मेजर जनरल ऑक्टर लोनी की योग्यतम सेनापति था। देखिए जो ब्रिटिश सेनापति थे मेजर जनरल ऑक्टर लोनी, ये क्या थे, काफ़ी योग्यतम सेनापति थे। गार्डनर की सहायता के लिए लॉर्ड हेस्टिंगस ने कर्नल निकोलस के साथ प्रशिक्षित सेना भेजी थी। 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ डांडा के युद्ध में हस्तिदल चौतरिया मारा गया, जिसकी प्रशंसा कर्नल निकोलस ने भी की है। उसके बाद क्या होता है, 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ डांडा का युद्ध होता है ब्रिटिश सेना और गोरखा सेना के मध्य, जिसमें जो गोरखा सेनाओं का सेनापति था हस्तिदल चौतरिया वो मारे जाते हैं और उनकी प्रशंसा कर्नल निकोलस ने भी की है। उसके बाद 25 अप्रैल 1815 ईस्वी को अल्मोड़ा में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर हमला कर दिया था। 27 अप्रैल 1815 ईस्वी में गार्डनर व बमसा के बीच संधि हुई, जिसके तहत गोरखों को कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। देखिए उसके बाद 27 अप्रैल 1815 में गार्डनर व बमसाह के बीच संधि होती है और उसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जो गोरखा हैं वो कुमाऊं को छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 15 मई 1815 ईस्वी को मलावगढ़ की संधि अमर सिंह थापा व ऑक्टर लोनी के बीच हुई। 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में गजराज मिश्र के साथ कर्नल वीरेंद्र सिंह ने संधि की। गजराज मिश्र नेपाल नरेश रणबहादुर शाह के गुरु थे। नेपाली दरबार से संधि की पुष्टि न होने के कारण फरवरी 1816 ईस्वी में अंग्रेजों ने नेपाल पर चढ़ाई कर दी थी। उसके बाद 4 मार्च 1816 ईस्वी को नेपाल सरकार ने संगोली संधि को स्वीकार किया था। देखिए ये संधि में हस्ताक्षर कब होते हैं और इसको स्वीकार कब किया जाता है, ये दोनों अलग अलग डेट है। देखिए जो 27 अप्रैल 1815 में गार्डनर और बमसा के बीच संधि हुई थी, इसके तहत बोला गया था कि ये क्या करेंगे, कुमाऊं को छोड़ देंगे गोरखा शासक। और उसके बाद क्या होता है 28 अप्रैल 1815 को बमसा व कर्नल निकोलसन की मुलाकात होती है और गोरखाओं द्वारा कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव मंजूर होता है, लेकिन ये छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद 15 मई 1815 को मलावगढ़ की संधि अमरसिंह थापा व ऑक्टर लोनी के बीच होती है। 2 दिसंबर 1815 में गजराज मिश्र के साथ कर्नल वीरेंद्र की संधि होती है। गजराज मिश्र नेपाल नरेश रणबहादुर शाह के गुरु थे। नेपाली दरबार से संधि की पुष्टि न होने के कारण फिर 1816 में दोबारा से जो अंग्रेजी सेना है वो क्या करती है, नेपाल में चढ़ाई शुरू कर देती है, क्योंकि अभी तक पूर्ण रूप से इनकी संधि नहीं हुई थी। और अंततः 4 मार्च 1816 को क्या होता है, नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को फिर
4 मार्च 1816 को ये संधि को स्वीकार करते हैं। संगोली संधि के अनुसार टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को प्रदान किया गया और शेष को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया था। नॉन रेगुलेशन प्रांत व्यवस्था 1891 ईस्वी में खत्म कर दी गई थी। 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तरांचल क्षेत्र का विलय इसी में किया गया था। उसके बाद देखिए संगोली की जो संधि होती है, नेपाली सरकार ने ब्रिटिश रेजिमेंट काठमांडू में रखना एवं अंग्रेजों ने गोरखों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ईस्ट इंडिया आर्मी थी उनकी उनमें भर्ती कराना स्वीकार किया गया। और इसमें क्या था कि मंची एवं तीस्ता नदियों के मध्य छोटी पट्टी को सिक्किम के राजा को दी गई एवं अवध से लगे भूभाग को अवध नवाब को दिया गया। टिंकर व छांगरू क्षेत्र नेपाल को दिया गया एवं नाभी एवं कुटी क्षेत्र ब्रिटिश सरकार साम्राज्य में मिलाया गया। और उसके बाद गोरखा शासन के जो सेना नायक थे उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अमर सिंह थापा नेपाल दरबार का प्रमुख पदाधिकारी जिसके अधीन हस्तिदल चौतरिया और गढ़वाल का सेनापति रणधीर सिंह बस्न्यात था। नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी से अमर सिंह थापा को विभूषित किया गया था। देखिए जो नेपाल सरकार का सर्वोच्चतम अलंकार था वो थी काजी की उपाधि, जिससे अमर सिंह थापा को सम्मानित किया गया था। रणजोर सिंह थापा मौलाराम ने इसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी है। और जो अमर सिंह थापा का पुत्र था यह कलाविदों विद्वानों का अत्यधिक सम्मान करता था, इस वजह से इनको दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। हस्तिदल चौतरिया कृषकों के प्रति उदार था। इसके समय हरिद्वार दासों के बिक्री का केंद्र था। भैरव सिंह थापा 1808 से 11 तक इन्होंने शासन किया। नेपाल शासक द्वारा मौलाराम को मिली सनद एवं जागीरों को छीन लिया था। 1812 ईस्वी में मुरक्राफ्ट कुमाऊं व गढ़वाल होते हुए उनकी विस्तृत जानकारी हेतु तिब्बत की यात्रा पर गई, जिसके साथ हैदर खां व हरकदेव पंडित भी थे जो तिब्बत में गुसाइयों के भेष में गए थे। 1815 ईस्वी में कैप्टन हियर्सी ने गोरखाली अफसरों के बारे में लिखा, ये चंचल, दगाबाज, विश्वासघाती और अत्यंत लालची एवं क्रूर होते हैं। तो ये था जो गोरखा हैं उनका कुमाऊं पर शासन या उत्तराखंड गढ़वाल में शासन। ये हमने डिटेल में आज डिस्कस कर लिया है क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग कंटेंट हमको मिलता है, तो हर एक बुक को साथ लेकर हमें चलना होता है। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।